हाय स्टूडेंट्स, मैं आज क्लास 12 के हिंदी के असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। यदि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन के आंसर है, आप लोग इसे मैच कर सकते हैं, आप लोग ने जो बनाया है उसे चेक कर सकते हैं और अपना आंसर सुधार सकते हैं। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, सिल्वर बैंडिंग के आधार पर यशोधर पंथ के स्वभाव की कोई 5 विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर है, सिल्वर बैंडिंग के आधार पर यशोधर पंथ के स्वभाव की 5 विशेषता। पहला, समय के साथ ना ढलने वाले। यशोधर बाबू समय के साथ नहीं ढल पाए, उनकी चाल वही पुरानी बनी रही। वे ना तो स्वयं ना ढंग से चाल चलन अपना पाए, ना बच्चों को अपनाने दिए। वे सेक्शन ऑफिसर होते हुए भी साइकिल से ही दफ्तर जाते थे। दूसरा उनका था रूढ़िवादी। यशोधर बाबू रूढ़िवादी थे। वे अपनी पुरानी बातें, पुरानी परंपराएं, पुराने रीति रिवाज अच्छे लगते थे। वे संयुक्त परिवार प्रथा में विश्वास रखते थे। उन्हें पत्नी का सजना संवरना कतई नहीं भाता था। वे प्रतिदिन लक्ष्मी नारायण मंदिर जाते थे। तीसरा विशेषता है भौतिक सुख के विरोधी। यशोधर बाबू को भौतिक सुखों की कतई इच्छा नहीं रहती, बल्कि वे तो इतने विरोधी है कि अपने घर में पार्टी का होना अच्छा नहीं लगता। वे स्वयं या तो पैदल चलते या साइकिल पर। उन्हें केक काटना बचकानी बातें लगती। उनकी वेशभूषा भी अत्यंत साधारण किस्म की होती है। चौथा है उसूल पसंद इंसान थे। आधुनिकता के दौर पर यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते थे। उनका उसूल पसंद होना दफ्तर एवं घर के लोगों के लिए सरदर्द बन गया था। संवेदनशील। यशोधर संस्कारों से जुड़ना चाहते थे और संयुक्त परिवार की संवेदनाओं को अनुभव करते हैं, जबकि उनके बच्चे अपने आप में जीना चाहते हैं। सांस्कृतिक संरक्षण के लिए स्वस्थ परंपराओं की सुरक्षा आवश्यक है। ये था पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा कविता के उन उपमानों को स्पष्ट कर लिखिए जिनके कारण इस कविता को गांव की सुबह का चित्र कहा गया। उत्तर, कविता के निम्नलिखित उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का सुंदर शब्द का चित्रण है। राख में लिपा हुआ चौका, बहुत कालीसील, स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मलाना, किसी की गौर झिलमिल देह का हिलना, कवि के नीले शंख, राख से लिपा हुआ गीला चौका, सील, स्लेट, नीला जल और गौरी युवती का मखमली देह आदि उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्रण है। इन्हीं उपमानों के माध्यम से कवि ने सूर्योदय को गतिशील वर्णन किया है। ये उपमान भी कविता को गति प्रदान करते हैं। ये प्रश्न दूसरे का आंसर है। ठीक है, अब हम आते प्रश्न तीसरे पर। प्रश्न तीसरा क्या है, इंद्रसेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है? नदियाँ तथा भारतीय सामाजिक संस्कृति परिवेश में क्या महत्व है? चलिए इसका उत्तर देख। तीसरे का उत्तर है, वर्षा के ना होने पर गांव के लड़के इंद्रसेना के रूप में एकत्रित होते हैं। उनका पहला जयकारा लगाते, बोलो गैया मैया की जय। इस इंद्रसेना गंगा मैया की जय दो कारणों से बोलते। पहला, गंगा मैया को हमारे भारतीय जनजीवन में विशेष आदर सम्मान प्राप्त है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले उसका स्मरण किया जाता है। दूसरा, गंगा पवित्र जल को भंडार है। इंद्र से भी जल बरसाने की प्रार्थना की जाती है। काले मेघा पानी दे, अतः दोनों का संबंध जल से। फिर उसके बाद है भारतीय सामाजिक संस्कृति जीवन में नदियों को विशेष स्थान दिया जाता है। हमारी संस्कृति में नदियों को पूज्य माना गया है तथा माँ की मान्यता दी गई। नदियों के तट पर हमारे सांस्कृतिक केंद्र स्थापित हुए। प्रमुख औद्योगिक बस्तियां, धार्मिक नगर इन नदियों के तट पर ही बसे। नदियों को भारतीय संस्कृति की मोक्षदायिनी माना गया। नदियों में गंगा नदी का स्थान सर्वोपरि है। ये तीसरे का आंसर हुआ। अब हम आते चौथा प्रश्न है, पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालते हुए संक्षेप में लिखिए।
तो इसके बारे में हमें आंसर देना। तो चलिए आते हैं आंसर पे। उत्तर चौथे का, पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं और लोगों के बारे में ताज़ा जानकारी रखना मनुष्य का सहज स्वभाव है। उसकी जिज्ञासा का भाव बहुत प्रबल होता है। यदि जिज्ञासा समाचार और व्यापक अर्थ से पत्रकारिता का मूल तत्व है, जिज्ञासा नहीं रहेगी तो समाचार की भी जरूरत नहीं रहेगी। पत्रकारिता का विकास इसी सहज जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश के रूप में हुआ। वह आज भी इसी मूल सिद्धांत के आधार पर काम करती है। अब समाचार, इसमें पहला पार्ट है समाचार, जो हम लोग समाचार विभिन्न समाचारों माध्यमों के जरिए दुनिया भर के समाचार हमारे घरों में पहुंचते। समाचार संगठनों के में काम करने वाले पत्रकार देश दुनिया में घटने वाली घटनाओं को समाचार के रूप में परिवर्तित करके हम तक पहुंचाते। इसलिए वे रोज सूचनाओं का संकलन करते, उन्हीं समाचार के प्रारूप में ढालकर प्रस्तुत करते। इसी पूरी प्रक्रिया को ही पत्रकारिता कहते हैं। समाचार की कुछ परिभाषा है। पहला है, प्रेरक और उत्तेजित कर देने वाली हर सूचना समाचार है। समय पर दी जाने वाली हर सूचना समाचार का रूप धारण कर लेती है। चौथा है, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। चौथा है, समाचार जल्दी से ही लिखा गया इतिहास है। समाचार के क्या क्या तत्व है? निम्नलिखित तत्व होते हैं। इसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो तत्व है उसके बारे में बता। नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव का या संघर्ष, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनोखापन, पाठक वर्ग, नीतिगत ढांचा, ये समाचार के तत्व हैं। ये हमारे चौथे का आंसर हुआ। अब हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न क्रमांक 5, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। पहला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कर लिखे कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। दूसरा प्रश्न है, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। तीसरा है, इस गद्यांश का मूल आशय स्पष्ट कीजिए। चौथा प्रश्न है, बिना मुस्कुराए बाहर भीतर को महकाता है, स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पद्यांश किस पाठ से लिया गया, पाठ का नाम एवं कवि का नाम लिखिए। तो उत्तर पहला, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। इसका आशय है कि कविता फूलों के बहाने खिलना है, क्योंकि फूलों को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो जाता है, उसके मन में कविता फूलों की भांति विकसित हो जाती है। दूसरा है, कविता का खिलना भला फूल क्यों जाने, भला फूल क्या जाने, ये पूछा गया। इसका आशय है कि फूल के खिलने व मुरझाने की सीमा है, परंतु कविता शाश्वत है, उसका महत्व फूल से अधिक है। तीसरा है, इस गद्यांश का मूल आशय क्या है, तो इसका मूल आशय यह है कि फूल कुछ समय के लिए खिलते, खुशबू फैलाते, फिर मुरझा जाते। उनकी परिणति निश्चित होती है, वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते। कविता बिना मुस्कुराए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती, इस बात को फूल नहीं समझ पाता। चौथा प्रश्न है, बिना मुस्कुराए कविता हर जगह महकता, यह अनंत काल तक सुगंध फैलाती है। पूछा गया था इसमें कि बिना मुस्कुराए कविता कहाँ कहाँ महकता है, तो हर जगह फैलता है और अनंत काल तक। और फिर लास्ट है कि ये किस पाठ से लिया गया है, इसके कविता रचयिता कौन है, तो यह काव्यांश आरोह भाग 2 से लिया गया है, कविता के बहाने से उदित है और इसके रचयिता कुंवर नारायण है। ठीक है, आज हम लोगों ने हिंदी के असाइनमेंट के क्वेश्चन देखे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिएगा। इसी प्रकार के और भी वीडियो मैं आप लोगों के लाते रहूँगा जानकारी प्रदत्त, जिससे आप लोग अपना पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ओके, थैंक यू, बाय।